कश्मीर। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रीनगर आने वाले थे। पूरा शहर एक अभेद्य किले में बदल चुका था। चप्पे चप्पे पर बीएसएफ की बंदूकें तनी थी। ऐसा लग रहा था मानो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसी बीच रूटीन गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों की नजर एक लड़के पर पड़ती है। बेहद दुबला पतला, आम सा दिखने वाला लड़का। लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। घाटी के उस ठंडे मौसम में भी उसके माथे से पसीने की मोटी मोटी बूंदें टपक रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। जवानों का सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हुआ। जवानों ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली गई। जैसे ही उस लड़के की शर्ट के बटन खोले गए, वहां खड़े हर जवान की सांसें अटक गईं। उस पतले से जिस्म पर सीने से लेकर पेट तक भारी मात्रा में RDX और उलझे हुए सर्किट के तार बंधे हुए थे। वो कोई आम लड़का नहीं, बल्कि मौत का एक चलता फिरता ट्रिगर था। पाकिस्तान के फैसलाबाद से भेजा गया अंसार नाम का एक सुसाइड बॉम्बर, जिसका टारगेट कोई और नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री थे। और इस मौत के खेल को पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा था कश्मीर का सबसे बड़ा खौफ, गाजी बाबा। इस वीडियो में हम आपको उस सीक्रेट ऑपरेशन की पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे बीएसएफ के जाबाज ऑफिसर्स ने पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड और कश्मीर के ओसामा गाजी बाबा को उसी के सीक्रेट कमरे में घुसकर मौत के घाट उतारा। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत कश्मीर की खूबसूरत वादियों से नहीं, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान के बहावलपुर से होती है। एक आम सा लड़का जिसका नाम था राणा ताहिर नदीम। 80 का दशक वो दौर था जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद के नाम पर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था। पाकिस्तान के मदरसों से ब्रेन वॉश किए गए हजारों नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देकर वहां भेजा जा रहा था। राणा ताहिर भी उसी वजह से अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां उसने खूंखार वॉरलॉर्ड गुलबुद्दीन हेकमतयार के मुजाहिदीनों के साथ हथियार उठाए। अफगानिस्तान की उन बंजर और पथरीली पहाड़ियों में राणा ताहिर ने गुरिल्ला वॉरफेयर की बारीकियां सीखी। उसने सीखा कि कैसे बिना खाना पानी के हफ्तों तक जिंदा रहना है, कैसे बिना कोई रहम खाए इंसानों को काटना है। लेकिन उसकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो युद्ध लड़कर वापस पाकिस्तान लौटा। यहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसके अंदर के जहर को एक नया और बहुत बड़ा मकसद दे दिया। वो शख्स था मौलाना मसूद अजहर। मसूद अजहर उस समय हरकत उल अंसार का जनरल सेक्रेटरी था और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश रच रहा था। राणा ताहिर मसूद के विजन से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मसूद के नाम कर दी। वो मसूद की परछाई बन गया। मसूद ने भी इस लड़के के अंदर छुपी हुई क्रूरता और लीडरशिप क्वालिटी को पहचाना। उसने ताहिर को तुरंत अपना डेप्यूटी कमांडर बना दिया। इसी दौरान साल 1994 के फरवरी महीने में मसूद अजहर पहली बार एक फर्जी पुर्तगाली पासपोर्ट पर भारत आया। लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड उसे ले डूबा। कश्मीर के अनंतनाग में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक रूटीन चेकिंग के दौरान उसे धर दबोचा और सीधे सलाखों के पीछे डाल दिया। मसूद की गिरफ्तारी की खबर जब पाकिस्तान पहुंची तो राणा ताहिर नदीम आग बबूला हो उठा। उसने अपने आका की कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए उसे पूरे कश्मीर को खून से क्यों ना नहलाना पड़े, वो मसूद अजहर को छुड़ा कर लाएगा। और यही से राणा ताहिर नदीम हमेशा के लिए पीछे छूट गया और जन्म हुआ एक नए खूंखार और बेहद शातिर चेहरे का, गाजी बाबा। गाजी बाबा LOC पार करके बहुत ही साइलेंटली कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ। उसका प्लान बहुत क्लियर था। वो जानता था कि सीधे इंडियन आर्मी से टकराना बेवकूफी होगी। उसे एक ऐसी टेरर आर्मी बनानी थी जो कश्मीर को अंदर से जलाकर राख कर दे और भारत सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाए। कश्मीर आते ही उसने अपना स्लीपर सेल और ग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क बिछाना शुरू किया। उसका दिमाग किसी शातिर लोमड़ी की तरह चलता था। उसने सबसे आसान और हाई प्रोफाइल शिकार चुना, विदेशी टूरिस्ट। 1994 में ही उसने घाटी घूमने आए 2 फॉरेन टूरिस्ट्स को किडनैप किया। लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। गाजी बाबा रुकने वाला नहीं था। जुलाई 1995 में उसने अपने आतंकी संगठन हरकत उल अंसार का नाम बदलकर अल फरान रखा। इस नए नाम के तहत उसने कश्मीर के पहलगाम से 6 विदेशी टूरिस्ट्स को किडनैप कर लिया। पूरी दुनिया की मीडिया में न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक कश्मीर और अल फरान का नाम गूंजने लगा। अमेरिका और यूरोप की सरकारें भारत पर दबाव डालने लगी। लेकिन भारत सरकार ने आतंकवादियों के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। गाजी बाबा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इसके बाद उसने कोट भलवाल जेल के नीचे से सुरंग खोदकर मसूद को निकालने का एक बेहद दुस्साहसिक प्लान भी बनाया। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस की सतर्कता से वो भी फेल हो गया। करीब 3 बार मसूद को छुड़ाने के उसके प्लान बुरी तरह फ्लॉप हुए। लेकिन गाजी बाबा ने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा खौफनाक मास्टर स्ट्रोक चला जिसने पूरे देश को
पूरी सत्ता को घुटनों पर ला दिया। साल 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 का काठमांडू से कंधार के लिए हाईजैक। इस पूरी हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड, जो पर्दे के पीछे से हर एक चाल तय कर रहा था, वो गाजी बाबा ही था। नतीजा क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है। भारत सरकार को अपने बेगुनाह नागरिकों की जान बचाने के लिए खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को कंधार ले जाकर छोड़ना पड़ा। मसूद अजहर जब वापस पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा तो उसने सबसे पहला काम गाजी बाबा को रिवॉर्ड देने का किया। उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक नया खूंखार संगठन बनाया और गाजी बाबा को जम्मू कश्मीर का कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। अब तुम्हें कश्मीर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहोगे और वहीं से पूरे भारत को दहलाने की प्लानिंग करोगे। कमांडर इन चीफ बनते ही गाजी बाबा ने कश्मीर घाटी में मौत का एक नया तांडव शुरू किया। उसने घाटी में फिदायीन यानी सुसाइड अटैक्स का ट्रेंड सेट किया। साल 2000 में 20 अप्रैल को श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट पर हुआ हमला इसका पहला बड़ा सबूत था। 19 साल के एक लोकल लड़के आफाक अहमद शाह को गाजी बाबा ने ब्रेन वॉश किया और विस्फोटकों से भरी गाड़ी के साथ इंडियन आर्मी के 15 कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स के गेट पर टकराने भेज दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर फिदायीन हमला हुआ, जिसमें 38 लोग मारे गए। गाजी बाबा ने करीब 300 कट्टर जिहादियों की अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना ली थी। भारत की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ, IB और सेना की खुफिया विंग्स सब गाजी बाबा की तलाश में दिन रात एक कर रही थी, लेकिन गाजी बाबा रडार पर कभी आता ही नहीं था। उसका ऑपरेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इतना अभेद्य था कि बड़े बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैरान थे। गाजी बाबा दिन रात कश्मीर के लोगों की आजादी का ढोंग रचता था, लेकिन उसे खुद कश्मीरियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसे हमेशा डर रहता था कि कोई कश्मीरी पैसों के लिए मुखबिरी कर देगा। इसलिए उसके जो 4 पर्सनल आर्मर्ड बॉडीगार्ड्स थे, उनमें से एक भी कश्मीरी नहीं था। वो सिर्फ पाकिस्तानी और अफगानी आतंकियों पर ही भरोसा करता था। असैसिनेशन, बॉम्बिंग्स या बड़े हमलों के ऑर्डर्स वो सिर्फ 1-on-1 मीटिंग में देता था। यानी अगर उसका कोई छोटा मोहरा पकड़ा भी जाए तो उसके पास एजेंसियों को बताने के लिए कोई सॉलिड जानकारी होती ही नहीं थी। पहलगाम के घने और दुर्गम जंगलों में गाजी बाबा ने 3 अलग अलग मोबाइल ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे और ये तीनों कैंप महज 1 किलोमीटर के रेडियस में थे। यहीं वो नए लड़कों का ब्रेन वॉश करता था, उनकी लॉयल्टी टेस्ट करता था और उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देता था। उसके फाइनेंस का तरीका भी बेहद पेचीदा था। हथियारों और एक्सप्लोसिव्स के लिए पैसा सीधे पाकिस्तान से नहीं आता था, बल्कि दुबई के हवाला नेटवर्क्स के जरिए कई लेयर्स में छुपकर कश्मीर पहुंचता था। गाजी बाबा अब कोई आम आतंकवादी नहीं था। वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और BSF के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। कभी बांदीपुर तो कभी गांदरबल। वो अपने हाइडआउट्स इतनी तेजी से बदलता था कि जब तक हमारी फोर्सेस वहां रेड मारने पहुंचती, वहां सिर्फ उसकी जलाई हुई सिगरेट के टुकड़े और चाय के खाली कप मिलते थे। अगर गाजी बाबा को जरा सा भी शक हो जाता कि कोई कश्मीरी लोकल इंडियन आर्मी या BSF का इन्फॉर्मर है, तो वो उसे सीधे गोली नहीं मारता था। वो उसे बीच चौराहे पर तड़पा तड़पा कर मारता था ताकि पूरे इलाके में दहशत फैल जाए। इन्हीं सब के बीच इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था। जुलाई 2001 की बात है। SOG के चीफ सुनील कुमार को एक ऐसा सोर्स मिल गया था जो गाजी बाबा और उसके कमांडर्स को उनके गुप्त हाइडआउट्स पर खाना सप्लाई करता था। एक ऑपरेशन प्लान किया गया। हम उस सप्लायर के जरिए खाने में बहुत हैवी सेडेटिव्स मिला देंगे। जैसे ही गाजी और उसके आदमी खाना खाकर बेहोश होंगे, हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। सेडेटिव्स रेडी थे और BSF की असॉल्ट टीम भी रेडी थी। ये गाजी बाबा के अंत की रात हो सकती थी, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। SOG के अंदर कोई गद्दार बैठा था। किसी ने चंद रुपयों या किसी डर के चलते देश का सौदा कर लिया। उस गद्दार ने ऑपरेशन शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही ये बात गाजी बाबा तक पहुंचा दी। जब हमारी टीम उस लोकेशन पर रेकी करने पहुंची तो वहां गाजी बाबा नहीं था। एक गद्दार की वजह से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन फेल हो गया और इस फेलियर की कीमत भारत को बहुत भारी चुकानी पड़ने वाली थी। इस फेल हुए ऑपरेशन के ठीक 5 महीने बाद गाजी बाबा ने वो किया जिसने पूरे भारत की नींव हिला दी। 13 दिसंबर 2001 देश की राजधानी दिल्ली में भारत के पार्लियामेंट पर अटैक। गाजी बाबा ने पहलगाम के घने जंगलों में खुद अफजल गुरु की मुलाकात अपने टॉप कमांडर्स से करवाई थी। गाजी बाबा 12 हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स के घेरे में एक बॉस की तरह बैठा था। पार्लियामेंट पर हमला करने वाले आतंकियों में से राणा और हमजा को गाजी बाबा ने खुद ब्रेन वॉश करके तैयार किया था। पार्लियामेंट अटैक के बाद दुनिया का पूरा जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बदल गया। भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर खड़े थे। जांच एजेंसियों ने जब सारे तार जोड़े तो एक ही नाम सामने आया, गाजी बाबा। भारत सरकार के एक टॉप मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया था कि
कि ये आदमी कश्मीर का ओसामा है। पार्लियामेंट अटैक के बाद गाजी बाबा भारत की हर एजेंसी की हिट लिस्ट में टॉप पर था। गाजी भी ये बात जानता था कि अब पूरा देश उसके खून का प्यासा है। उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया। उसने अपनी लंबी पहचान वाली दाढ़ी काट ली और अंडरग्राउंड हो गया। पार्लियामेंट अटैक के बाद के 1.5 सालों में उसने फ्रस्ट्रेशन में बीएसएफ के जवानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया। वो जानता था कि बीएसएफ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। हर दूसरे तीसरे दिन घाटी से हमारे किसी न किसी जवान के वीरगति प्राप्त होने की खबर आती थी। जुलाई 2003 कश्मीर के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल और हाई टेंशन समय था, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रीनगर के एक बहुत बड़े दौरे पर आने वाले थे। पूरे श्रीनगर को एक किले में तब्दील कर दिया गया था। हर गली, हर चौराहे पर बीएसएफ और पुलिस का कड़ा पहरा था। इसी दौरान रूटीन चेकिंग के समय बीएसएफ के कुछ जवानों ने एक पतली सी गली से आते हुए एक लड़के को देखा। लड़का बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसके माथे पर पसीना था और वो बुरी तरह नर्वस लग रहा था। जवानों ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली गई। जैसे ही उस लड़के की शर्ट के बटन खोले गए, वहां खड़े हर जवान की सांसें अटक गई। उस लड़के की छाती से लेकर पेट तक भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और सर्किट के तार बंधे हुए थे। वो एक चलता फिरता सुसाइड बॉम्बर था। उसे तुरंत अरेस्ट करके सेफ हाउस ले जाया गया। जब बीएसएफ के कमांडेंट एन दुबे ने इंटेरोगेशन शुरू की तो पता चला कि वो कश्मीरी नहीं है। उसका नाम अंसार था और वो पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया था। गाजी बाबा ने उसे वाजपेयी जी की रैली में खुद को उड़ाने के लिए बुलाया था। बीएसएफ ने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से बचा ली थी। शुरुआत में अंसार ने मुंह खोलने से साफ मना कर दिया। वो मार खाने को तैयार था, लेकिन बोलने को नहीं। तभी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहुत ही शातिर और अनुभवी ऑफिसर ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक चली। उन्होंने अंसार को मारा नहीं, बल्कि बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो यार, तुम बहुत स्मार्ट और फिट लड़के हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आकाओं को तुम्हारी जान की परवाह है? तुम उनके लिए सिर्फ एक मोहरा हो। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें पुलिस में एक बहुत अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। कम पढ़े लिखे और ब्रेन वॉश्ड आतंकियों पर ये गुड कॉप वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अक्सर काम कर जाती थी। अंसार पिघल गया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एन दुबे ने सवाल पूछा, क्या तुम गाजी बाबा को जानते हो? अंसार ने जवाब दिया, मैं उसके हाइडआउट की सही लोकेशन तो नहीं जानता साहब, लेकिन मेरी रोज वायरलेस पर उससे 2 बार बात होती है, सुबह 9:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे। अंसार ने आगे बताया कि उसका कोड नेम 08 है और गाजी बाबा का कोड नेम 39 है। पास ही खड़े बीएसएफ के वायरलेस ऑपरेटर गंधर्व कुमार झटके से आगे आए। सर, ये 39 कोड नेम मैंने वायरलेस इंटरसेप्ट्स में कई बार सुना है। जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो ये 39 कोड वाला शख्स ही खुश होकर मैसेज देता है कि मुर्गा टपका दिया है। कमांडेंट एन दुबे ने अंसार को सख्त आदेश दिया कि वो अब हर रोज तय समय पर गाजी बाबा से बात करेगा और किसी भी तरह बातों बातों में उससे कोई लोकेशन या हिंट उगलवाएगा। दोपहर 3:30 बजे अंसार ने वायरलेस सामने से गाजी बाबा की आवाज आई, लेकिन गाजी बाबा बहुत चालाक था। वो अंसार से नहीं बल्कि किसी और कमांडर से बात कर रहा था। 08 मिसिंग है, वो रडार पे नहीं है, अलर्ट पे रहना, कोई भी गड़बड़ लगे तो तुरंत बेस बदल लो। अंसार का राज खुल चुका था। गाजी बाबा को भनक लग गई थी कि उसका मोहरा पकड़ा गया है। कमरे में निराशा छा गई। लगा जैसे शिकार फिर से हाथ से निकल गया। लेकिन अंसार ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक आखिरी तुरुप का इक्का फेंका। साहब, मुझे एक बात याद आ रही है। मैं एक कारपेंटर को जानता हूँ। वो जैश के लिए दीवारों के पीछे सीक्रेट हाइडआउट्स और हिडन रूम्स बनाने का काम करता है। बिना एक सेकंड गवाए उस कारपेंटर को धर दबोचा गया। जब उसे बीएसएफ बेस पर लाया गया तो वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। साहब, अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस आंख पर पट्टी बांधकर गाड़ी में डाला जाता था और काम खत्म होने के बाद वापस छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब दुबे ने अपना लहजा सख्त किया तो उस कारपेंटर का दिमाग चलने लगा। साहब, एक घर है, वहां एक बार मुझे बिना पट्टी के ले जाया गया था। मुझे उसका रास्ता याद है। दुबे ने तुरंत उसे अपनी प्राइवेट सेंट्रो कार में बिठाया। वो उसे लेकर सीधे नूरबाग इलाके की तरफ निकल पड़े। कारपेंटर ने डरते हुए एक आम से दिखने वाले 3 मंजिला घर की तरफ इशारा कर दिया। साहब, यही वो घर है। उसी रात बीएसएफ हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। नक्शे बिछाए गए, टीमें तय की गईं, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स मार्क किए गए और फाइनली ऑपरेशन गाजी बाबा का काउंटडाउन शुरू हो गया। इंटेलिजेंस पुख्ता हो चुकी थी। नूरबाग का वो 3 मंजिला घर रडार पर था, लेकिन ये कोई जंगल नहीं था। ये एक भीड़ भाड़ वाला रिहायशी इलाका था। एक छोटी सी गलती और सैकड़ों आम नागरिकों की जान जा सकती। अगस्त 2003 सुबह के 4 बज चुके थे। एन दुबे खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 9 हाईली ट्रेंड बीएसएफ कमांडोज की असॉल्ट टीम तैयार थी। कारपेंटर उनके साथ था। बाहर की तरफ से पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी के जवानों ने पूरे इलाके को सील कर दिया था। आसपास के घरों से लोगों को चुपचाप निकाला जा रहा था।
वायरलेस पर एक आखिरी इंटरसेप्ट मिला। अंदर मौजूद लोगों ने कोड 39 का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब साफ था, गाजी बाबा उसी इमारत के अंदर मौजूद था। अंधेरे में जब दुबे ने उस घर को गौर से देखा तो उनका सिक्स्थ सेंस बोला कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कारपेंटर की गर्दन को पीछे से दबोचा। क्या ये वही घर है? सच बता, वरना यही गोली मार दूंगा। कारपेंटर पसीने से भीग चुका था। उसने गौर से देखा और डरते हुए 2 घर छोड़कर एक दूसरे मकान की तरफ अपनी कांपती उंगली से इशारा किया। उसी वक्त उस दूसरे मकान की तीसरी मंजिल की खिड़की पर एक लाइट ऑन हुई और तुरंत ऑफ हो गई। टीम ने बिना कोई आवाज किए मकान का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। फॉर्मेशन बनाते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। टीम ने कमरा दर कमरा बहुत संभलकर तलाशी लेना शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर खाली, पहला फ्लोर खाली, दूसरा फ्लोर खाली। जब टीम तीसरी मंजिल पर पहुंची तो वहां एक कमरा था जो बाहर से एकदम साधारण दिख रहा था। कमरे में दीवार से दीवार तक कालीन बिछा था और बीच में एक बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल रखी थी जिसमें एक लंबा चौड़ा शीशा लगा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उस कमरे के अंदरूनी डायमेंशंस और मकान के बाहरी स्ट्रक्चर को मैच किया। कुछ गड़बड़ थी। अंदर का स्पेस बाहर के हिसाब से कम था। दुबे ने एक जवान को नीचे भेजा और कारपेंटर को कॉलर से पकड़कर ऊपर घसीटकर लाया गया। क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो? कहाँ है वो लोग? अगर वो भाग गए तो तुम्हारी कहानी मैं यही खत्म कर दूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कारपेंटर खौफ के मारे रोने लगा। उसने अपनी उंगली उठाई और उस लकड़ी की ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया। दरअसल शीशे के पीछे सच में कोई दीवार नहीं थी। वहां एक सीक्रेट कमरा था। उस हिडन रूम के अंदर एक हाईटेक टीवी स्क्रीन लगी थी जिस पर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा का लाइव फीड आ रहा था। गाजी बाबा ये सब कुछ लाइव देख रहा था। उसे पता था कि मौत दरवाजे पर खड़ी है। कारपेंटर का इशारा मिलते ही बीएसएफ ऑफिसर बीनू चंद्रन ने तुरंत आगे बढ़कर अपने भारी कॉम्बैट बूट से उस शीशे पर जोरदार लात मारी। शीशा छन्न से टूट गया। जैसे ही शीशा टूटा, अंदर से AK-47 की गोलियों की अंधी बौछार बाहर आई। सबसे आगे खड़े बीएसएफ के जाबाज को सीधे सीने में गोली लगी। वो बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिरे और वही वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी क्रॉसफायर के बीच अंदर से एक हाई एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड बाहर फेंका गया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक ऑफिसर का पूरा हाथ उस धमाके के इम्पैक्ट से उड़ गया। दुबे भी बुरी तरह घायल हो गए। ग्रेनेड के छर्रे लगने से उनका दायां हाथ सुन्न पड़ चुका था। उसमें कोई हरकत नहीं बची थी और खून तेजी से बह रहा था। दुबे जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन उनका जज्बा और गुस्सा उनके दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने तुरंत अपने बाएं हाथ से अपनी सर्विस वेपन उठाई और शीशे के उस पार ताबड़तोड़ 14 गोलियां फायर कर दी। इसके बाद टीम दुबे को लहूलुहान हालत में बाहर निकालने में कामयाब रही। अंदर फंसे आतंकवादी अब अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहे थे। बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स ने भी भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ये आमने सामने की लड़ाई लगातार 10 घंटे तक चलती रही। ये एनकाउंटर तब जाकर खत्म हुआ जब लगातार होती भारी गोलाबारी ने उस खुफिया कमरे के स्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह कर दिया। पूरी बिल्डिंग की नींव दहल उठी। अंदर से चीखने की एक भयानक आवाज आई। जब बारूद का धुआं थोड़ा छटा और ऑफिसर्स ने हथियार तानकर उस टूटे शीशे के अंदर कदम रखा तो फर्श पर खून से लथपथ एक शख्स की लाश पड़ी थी। उसके आसपास उसके भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स की लाशें बिछी हुई थी। हाँ, ये वही था, गाजी बाबा, कश्मीर का ओसामा, पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड, आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। इस 10 घंटे लंबे ऑपरेशन में गाजी बाबा और उसका एक और साथी मारा गया। बीएसएफ ने अपने एक बहादुर बेटे बलबीर सिंह को खो दिया और 8 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए। गाजी बाबा के खत्म होने से कश्मीर में जैश की कमर टूट गई थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने देश के सबसे बड़े दुश्मन को उसके ही बनाए हुए सीक्रेट बिल में घुसकर खत्म किया। इस अदम्य वीरता, सूझबूझ और देश प्रेम के लिए कमांडेंट NN दुबे को भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और इस तरह नूरबाग की उस संकरी गली में हुआ बीएसएफ का ये एक्शन कश्मीर के इतिहास का सबसे महान और कामयाब ऑपरेशन बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया।